Hi everyone, I welcome you all to my YouTube channel. The topic that we are going to discuss today is basic concepts of economics. All right, this will help you a lot if you aren't aware of these terminologies before, and even if you know, it will make your concept even clearer than before. Hopefully, I'll try my best to do that. So, let us start. Basic concepts, I'll be bilingual as my method is for the best understanding and clarity of these terminologies. I will explain it in both the languages so majority of the audience can get covered. First of all, we'll discuss about the difference between need, want, and demand. In our ordinary lives, we use these three words interchangeably and these three are more or less the synonyms of each other. But in reality, there's a slight difference between these three. फॉर एग्जांपल नीड्स की जब हम बात कर लें तो नीड्स है आपकी स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन में एहसास महरूमी की कैफियत है स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन इसके बगैर मतलब आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है अगर आपकी नीड है और वो फुलफिल नहीं हो रही तो दैट कैन अल्टीमेटली रिजल्ट टू द एक्सपायरी ऑफ लाइफ तो जैसे कि भूख है आपकी क्लोथिंग है शेल्टर है सेफ्टी है थर्स्ट जिसको मैंने वाटर लिखा हुआ है थर्स्ट है वो तो फिजिकल फूड आपको अगर नहीं मिल रहा तो एक हद के बाद आप का गुजारा नहीं है सर्वाइवल नहीं है सोशल बिलोंगिंगनेस अफेक्शन ये थोड़ी कम लेवल की नीड है लेकिन स्टिल इसकी भी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है इंडिविजुअल नॉलेज एंड सेल्फ एक्सप्रेशन ओके तो ये सब आपकी नीड्स हैं समझने की बात ये है कि नीड के बगैर आपका गुजारा नहीं है और लेकिन जब आपकी नीड जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फिजिकल फूड आपकी नीड है आपको हंगर है तो आप कुछ भी खाना चाहेंगे ऐसा कि जिससे आपका सर्वाइवल हो जाए लेकिन जब आपकी ये वाली नीड किसी खास प्रोडक्ट और सर्विस के साथ लॉक हो जाती है फॉर एग्जांपल कि मैंने खाना तो है लेकिन खाना मैकडोनल्ड का बर्गर ही है इसका मतलब है कि आपकी वो नीड लॉक हो गई है एक खास प्रोडक्ट के साथ तो फिर वो नीड नहीं रही फिर वो वांट बन गई यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे व्हेन इट इज स्पेसिफाइड टू अ सर्टेन प्रोडक्ट और सर्विस तो वो फिर नीड नहीं रही वो आपकी जो डिज़ायर है वो अब वांट बन चुकी है अच्छा और वांट की एक बात और है अब आप थोड़ा सा खुद भी इस चीज़ के बारे में सोचें कि वांट जो है वो आपकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि अब देखें अगर आपको एक ख़ास किसी प्रोडक्ट की नीड है कि मैंने यही कंज्यूम करना है तो इसका मतलब ये है कि आप इतनी ज़्यादा स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन पे नहीं है कि आप कहें कि बस मैंने अगर खाना नहीं खाया तो खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाएगा इसका मतलब ये है कि आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हैं आप विद स्टैंड कर सकते हैं सिचुएशन को तभी तो आप किसी खास प्रोडक्ट की आपको डिज़ायर है तो वो फिर आपकी वांट बन जाती है थर्ड इज़ डिमांड डिमांड क्या होती है अभी डिमांड आपकी है कि देखिए अभी हमने बात की नीड की और वांट की जब आपकी नीड और वांट ऐसी हो और आप उसके लिए मतलब आपकी परचेजिंग पावर ना हो उसके लिए उसको कंजम्पशन के लिए उस चीज़ को अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए तो वो नीड और वांट होती है लेकिन जब आपके पास परचेजिंग पावर भी हो आपके पास विल भी हो और आपके पास डिज़ायर भी हो ये तीन चीज़ें जब इकट्ठे हो जाती हैं तो फिर वो डिमांड बनती है आई रिपीट कि जब नीड और वांट आपकी है लेकिन आपके पास परचेजिंग पावर भी है उसके लिए तो फिर वो आपकी डिमांड बन जाती है अब डिमांड की हम बात करें तो हम लॉ ऑफ डिमांड की बात भी कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इट्स वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बेसिक इकोनॉमिक्स तो लॉ ऑफ डिमांड में दो चीज़ें आपकी होती हैं बहुत सिंपल है एक आपकी प्राइस होती है और एक आपकी क्वांटिटी डिमांड होती है प्राइस आपको पता है कि वो एक कंसिड्रेशन है जो हम पे करते हैं किसी चीज़ को हासिल करने के लिए प्रोडक्ट हो या सर्विस हो डिमांड क्वांटिटी डिमांड ये है कि जो आपकी एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड है मार्केट में किसी प्रोडक्ट और सर्विस की उसको हम क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं इन दोनों का ताल्लुक उल्टा है हम लॉ ऑफ डिमांड में इम्पैक्ट देख रहे होते हैं कि प्राइस जो है वो जब चेंज होती है फ्लक्चुएट होती है
तो उसका क्वांटिटी डिमांड पे क्या असर होता है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका असर इन्वर्स होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ईच अदर दोनों। फॉर एग्जांपल कि जब आपकी प्राइस बढ़ती है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड कम होती है, और जब प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होती है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ क्लियर करता चलूँ कि लॉ ऑफ डिमांड में हम प्राइस का इम्पैक्ट देख रहे होते हैं डिमांड के ऊपर। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि क्या वो डिमांड का इम्पैक्ट प्राइस पे देखना शुरू कर देते हैं। वो नहीं है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये कि प्राइस का इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर क्या होना होता है। फॉर एग्जाम्पल $1 प्राइस ऑफ वाटर गैलन हैज़ अ क्वांटिटी डिमांड ऑफ 800। एक एक अगर डॉलर की प्राइस है तो वाटर गैलन की प्राइस की बात हो रही है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड आपकी है 800। जब हम इसको बढ़ा देते हैं, 1.2 कर देते हैं, तो क्वांटिटी डिमांड आपकी कम हो जाती है, 700 हो जाती है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है इनका। डिक्रीजिंग दी प्राइस, प्राइस को कम कर दिया तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी 900। आई होप ये क्लियर होगा आपको कि इनका इन्वर्स रिलेशन है। अब डिमांड के बिल्कुल ऑपोजिट एक फोर्स है। ठीक है, डिमांड इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केट फोर्स। ये भी अब आपको पता चल गया एक और इन्फॉर्मेशन कि डिमांड एक मार्केट फोर्सेस दो होती हैं आपकी, एक सप्लाई होती है और एक डिमांड होती है। तो डिमांड हमने कवर कर ली, सप्लाई भी हम कवर कर लें। सप्लाई डिमांड के बिल्कुल उलट है। ठीक है, सप्लाई जो होती है जिसको हम उर्दू में रसद भी बोलते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट सेलर्स या प्रोड्यूसर्स are able and willing to offer for sale at a certain price and time। एक ख़ास प्राइस पर और ख़ास वक्त पे जब आपका प्रोड्यूसर किसी कमोडिटी को, कमोडिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को, प्रोडक्ट या सर्विस को, जब वो सेल करने के लिए विलिंग होता है, तो उसको हम बोलते हैं वो सप्लाई है। अब लॉ ऑफ सप्लाई भी हम देख लें। लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो भी बहुत सिंपल है। इसमें भी दो चीज़ें हैं, उनका रिलेशन हमने आपस में देखना होता है। एक प्राइस होती है, एक क्वांटिटी सप्लाई होती है। इन दोनों का ताल्लुक यहाँ पे डायरेक्ट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम हो रही है तो सप्लाई भी कम होगी। एग्जाम्पल में एग्जैक्टली यही फिनोमेना एक्सप्लेन किया गया है कि $1 अगर आपकी प्राइस है वो कि वाटर गैलन की, तो क्वांटिटी सप्लाई 500 है। इंक्रीज किया इसको 1.2 पे, तो क्वांटिटी सप्लाई आपकी 550 होगी। सेम इज द केस व्हेन वी डिक्रीज दिस प्राइस टू 0.8, the the quantity supply will also decrease to 450। तो इसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है आपस में। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम बात करेंगे जी, जो हमने बात की है क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड की, उसको हम एक शेड्यूल के लिहाज से स्टडी कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो देखने में कि हम क्या बात करें। ठीक है, ये शेड्यूल है जी आपका। शेड्यूल में सिंपल सी वही बात है कि हमने प्राइसेस ग्रेजुअली इंक्रीज़ किए हैं, उसके सामने हमने शेड्यूल बना दिया है। शेड्यूल ये है कि क्वांटिटी डिमांड की फिगर्स भी हैं और क्वांटिटी सप्लाई की फिगर्स भी हैं। सब प्राइस को हमने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया और देखा जी कि उसका इम्पैक्ट हमारा क्वांटिटी डिमांड पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई पे क्या हो रहा है। पहले क्वांटिटी डिमांड को देख लेते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है हम देख सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांड आपकी कम होती जा रही है। $1 पे 800 थी, 1.2 पे 700 है, 1.4 पे 600 है, एंड सो ऑन करते करते कम हो जा रही है। क्योंकि इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन था। अब क्वांटिटी सप्लाई में हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनका रिलेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसीलिए 1 है तो 500 है, 1.2 है तो 550 है, 1.4 है तो 600 है, एंड सो ऑन करते करते 2.2 पे 720 है। तो अब हम इसके कर्व्स देख लेते हैं यहाँ पे, डिमांड कर्व को भी और सप्लाई कर्व को भी। ये ऊपर जो सबसे पहले है आपका, ये है सॉरी, डिमांड कर्व है आपका। डिमांड कर्व में आप देखिएगा कि डिमांड, इसके कर्व को ड्रॉ करने का जो तरीका है वो बड़ा सिंपल है। वो ये कि आप इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, वहाँ पे आप क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इसको पोस्ट करते हैं। और वाई एक्सिस जो कि आपका वर्टिकल एक्सिस भी कहलाता है, उसमें आप प्राइसेस को पोस्ट करते हैं। और इसका जो कर्व बनता है वो हमने इसी जो नीचे शेड्यूल है उसको ही पोस्ट किया है यहाँ पे ग्राफ बनाने में। इसका जो कर्व बनता है वो हमेशा इसकी जो बॉटम साइड होती है वो होती है राइट साइड पे, और इसकी जो टॉप टिप होती है वो होती है लेफ्ट साइड पे।
तो ये आपका नेगेटिवली स्लोप कर्व होता है। क्यों भला ये नेगेटिवली स्लोप कर्व इसलिए होता है क्योंकि इसका प्राइस का जो, जी, प्राइस का भी तो ताल्लुक आपकी डिमांड से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए इनका आपस में जो कर्व भी है वो भी नेगेटिवली स्लोप बनता है। इसके अलावा हम देख लें जी सप्लाई को। सप्लाई का कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप होता है। इसकी जो बॉटम टिप है वो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट पे है और अपवर्ड टिप जो है वो राइट पे है। तरीका बिल्कुल वही होता है पोस्टिंग का, ठीक है, सेम। तो आप हमारे पास जो कर्व आ जाएगा वो पॉजिटिवली स्लोप होगा। और जब हम इन दोनों कर्व्स को साथ मिलाएंगे, ठीक है, तो ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि जो 1.4 के ऊपर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों जो डिमांड और सप्लाई मार्केट फोर्सेस हैं आपकी, इनके कर्व्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इस क्वांटिटी पे करें इंटरसेक्ट 600 पे। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका जहाँ पे इंटरसेक्ट किए इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट यानी कि बैलेंस पॉइंट। यहाँ पे दोनों बैलेंस कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, जौन सी आपकी प्राइस होगी जो यहाँ पे 1.4 है, उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। तो हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। इसी वजह से आप यहाँ देखिए शेड्यूल के अंदर ये 600 को रेड किया हुआ है यहाँ पे। इसीलिए किया हुआ है क्योंकि 600 के ऊपर, 600 की जो क्वांटिटी है उस पे ये इंटरसेक्ट किया। और 1.4 पे जो आपका प्राइस लेवल था, तो 1.4 आपकी इक्विलिब्रियम की प्राइस बन गई। आई होप ये हमारे लिए मतलब इतना मुश्किल नहीं था, ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, थोड़ा सा इसको और जूम आउट कर लेता हूँ। यस। अब जो हमने पढ़ा है अभी प्रीवियस स्लाइड में, इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली भी देख लेते हैं। डिमांड कर्व क्या है जी? आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ सर्टेन गुड और सर्विस with the quantity on the horizontal axis and price on the vertical axis। वही जो मैंने आपसे बात की कि ग्राफ आपने बना लिया है, तो उसके दो ग्राफ, आपका जो वाई एक्सिस है उस पे प्राइस पोस्ट होती है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी सप्लाई, दोनों ही वहीं पे पोस्ट होती है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी डिमांड कर्व होती है। डिमांड शेड्यूल भी जो हमने देखा था वही शेड्यूल जो था कि एक साइड पे प्राइसेस थी आपकी, ठीक है, ये वाला शेड्यूल, ये शेड्यूल है आपका कि प्राइसेस थी और क्वांटिटी डिमांड है, क्वांटिटी सप्लाई, इसको हम शेड्यूल कह बोलते हैं, ठीक है। तो डिमांड का भी हमने, डिमांड की भी पहले हमने बात कर ली, इक्विलिब्रियम प्राइस की हमने बात कर ली। इक्विलिब्रियम प्राइस की मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम है। और ये 1.4 जो किया गया है, ठीक है, ये मतलब इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बना है, तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है। इसके अलावा इक्विलिब्रियम भी हमने देख लिया कि जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, देखें ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, ये जब इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका, ठीक है। आई होप वी आर क्लियर विद दिस। इजी था ये भी, इतना मुश्किल तो नहीं था। अच्छा, तो अब थोड़ी सी और टर्म्स हैं दैट माइट ब्रिंग अ नॉवेल्टी इन योर नॉलेज। ये थोड़ी सी नई चीज़ें होंगी एक दो, कि एक्सेस डिमांड जब होती है आपकी, आपकी दो चीज़ें होती हैं भाई, एक आपकी डिमांड है और एक सप्लाई है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो हम गौर करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में भी कि जब हमारी क्वांटिटी, डिमांड किसी चीज़ के लिए बहुत बढ़ जाती है, डिमांड किसी चीज़ के लिए बहुत बढ़ जाती है और मार्केट में वो उतनी चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं? शॉर्टेज हो जाती है। शॉर्टेज हो जाती है ना उसमें। जब शॉर्टेज होती है तो फिर उसकी प्राइस बढ़ जाती है क्योंकि लोग उसको लेना चाहते हैं, किसी भी तरह से चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए। और फिर जो आपका प्रोड्यूसर है वो मुंह मांगे उसके पैसे लेता है, जो जो उसका दिल करता है। वो उसके पास बारगेनिंग पोजीशन ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा शॉर्टेज में वो ज़्यादा आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है और कम शॉर्टेज में वो कम कर सकता है एक्सप्लॉइट। तो शॉर्टेज, एक्सेस डिमांड से हमें पता चला कि हमारी क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्वांटिटी सप्लाई से सुपरसीड कर जाती है, तो शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। शॉर्टेज क्रिएट होती है तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी शॉर्टेज का वर्ड आपका आए तो आपके जहन में अगली चीज़ आनी चाहिए, वो ये कि प्राइस आपकी शूट कर जाती है, प्राइस बढ़ जाती है। एक्सेस सप्लाई में उल्टा फिनोमेना होता है, ठीक है। उसमें ये कि आपकी सप्लाई बढ़ जाती है, क्वांटिटी डिमांड कम होती है। मार्केट में चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, उतनी डिमांड नहीं होती उसकी। तो जो आपका प्रोड्यूसर है उसके जहन में इनसिक्योरिटी आ जाती है कि चीज़ें शेल्फ पे ही ना पड़ी रह जाए, तो मुझे तो बेचना है इसको। तो उसने बेचना होता है तो वो क्या करता है? प्राइस को फ्लेक्सिबल कर देता है, प्राइस को कम कर देता है। और फिर वो
ताकि वो उसकी डिमांड किसी तरह वो बढ़ा सके और बेच सके उस चीज़ को। तो सप्लाई ज़्यादा होने का मतलब ये है कि चीज़ सरप्लस हो गई है। सरप्लस होगी तो याद रखिएगा प्राइस आपकी कम होगी। शॉर्टेज होगा तो प्राइस बढ़ेगी। प्राइस का आपको अच्छी तरह पता है कि एक यूनिट होता है जो हम पे करते हैं, बायर पे करता है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए, उसकी कंसिडरेशन के तौर पे। क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, कई दफ़ा हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर आर विलिंग टू परचेज एट अ गिवन प्राइस। क्वांटिटी सप्लाई भी हमने बात की है पहले कि गुड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, ये परचेज नहीं है, ये है सेल है। सेल एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, आई होप कि आप यहाँ पे क्लियर हो। अच्छा, नेक्स्ट थिंग ये है कि मार्केट की हम बात कर लें। हमने मार्केट की जो अभी तक बात की, हमने देखा मार्केट फोर्सेस, हमने उसके बारे में काफ़ी डिस्कशन कर ली कि दो थी, एक डिमांड है और एक सप्लाई है। तो दोनों जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका इक्विलिब्रियम बन जाता है। दोनों के कर्व्स जब इंटरसेक्ट करते हैं तो जब जहाँ पे उनका इक्विलिब्रियम बनता है वो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस होती है। अब मार्केट होती क्या है, उसकी डेफिनेशन है कि अ प्लेस ऑफ अ रेगुलर गैदरिंग ऑफ पीपल फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ प्रोविजंस, लाइफ स्टॉक एंड अदर कॉमोडिटी। इसको सिंपल एक लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो एक ऐसी जगह जहाँ पे परचेज़र और सेलर दोनों इकट्ठे होते हैं, बायर और सेलर दोनों इकट्ठे होते हैं वहाँ पे, और वहाँ उनकी डील होती है आपस में, चीज़ें बिकती हैं और लोग खरीदते हैं। इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, तो मार्केटिंग डेफिनेशन में है कि मार्केट इज़ अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल कस्टमर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। मार्केट एक एक प्लेटफॉर्म है मार्केटिंग की डेफिनेशन में, क्योंकि मार्केटिंग एक सब्जेक्ट है, वो टारगेट है आपके किसको करता है, वो कंज्यूमर को टारगेट करता है, कस्टमर को टारगेट करता है, और कस्टमर को बढ़ाने की स्टडी है आपकी ये पूरी। ठीक है, मार्केटिंग होती है उसमें जिससे आप सेल्स को बढ़ाते हो। सेल्स आपकी, आपको पता है, कस्टमर्स पे डिपेंडेंट होती है। तो मार्केटिंग की डेफिनेशन इसकी ये है कि मार्केट इज अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल कस्टमर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। मार्केट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में मार्केट का तस्वर क्या है भाई, कि मार्केट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज डिटरमिन्ड बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बार्गेनिंग ऑफ द बायर्स एंड सेलर। मार्केट एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट्स की प्राइस को डिटरमिन करते हैं, उसको जानते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए। वो ऐसे ही डिटरमिन होती है जैसे हमने देखा था ना, डिमांड और सप्लाई दोनों के कर्व इंटरसेक्ट हुए थे, बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बार्गेनिंग ऑफ बायर्स एंड सेलर। बायर्स एंड सेलर्स दो फोर्सेज हैं आपकी मार्केट के अंदर। ठीक है, बायर है डिमांड वाली फोर्स, और सेलर कौन सी फोर्स है, सप्लाई वाली फोर्स। दोनों फोर्सेज हैं मार्केट फोर्सेज। वो दोनों बार्गेन करते हैं, दोनों फोर्सेज आपस में टकराती हैं, और जहाँ पे उनकी सुलह सफाई होती है, जहाँ पे उनका इक्विलिब्रियम बनता है, तो वहाँ पे आपकी प्राइस डिटरमिन हो जाती है। सिंपल क्लियर कट ये वाली बात है आपकी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट तीन तरह से हम डिस्कस करेंगे, आपकी जो है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो उसमें हम बात करेंगे कि दो तरह के आपके कंपटीशन होते हैं, एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन और एक होता है परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट की बहुत सारी टाइप्स हैं, बड़ी इजी सी हैं, आप थोड़ा सा इसको देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा फौरन। मोनोपली, मोनोपली में एक सेलर होता है, सिर्फ इजारादारी इसको बोलते हैं। मोनोपली में सिंगल सेलर होता है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में जो पावर सप्लाई है वो वापडा की तरफ से होती है, तो वो सिंगल सेलर है। दुओपली में ये होता है कि आपके दो सेलर्स होते हैं और वो आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी मार्केट पे रूल वो दो ही लोग कर रहे होते हैं। दो लोग, जिस तरह पेप्सी और कोक हो गया, पूरी दुनिया की बात करें तो एंड्रॉयड और आईओएस हो गया, तो ये लोग जो हैं वो मतलब पूरी दुनिया पे इनका मार्केट शेयर इतना बड़ा है कि ये दोनों ही मिल के बिहेवियर इनका मोनोपली जैसे ही बन जाता है। ओलिगोपली में होता है कि दो से ज़्यादा होते हैं सेलर्स, कुछ सेलर्स होते हैं मार्केट में सिर्फ, तो उनका उनका रूल होता है सारा। अब मोनोपली हो गया, डुओपली हो गया, ओलिगोपली हो गया, इसमें आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि सेलर चूंकि बड़े कम होते हैं तो कस्टमर्स के पास चॉइस बड़ी कम होती है। कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, जिस या जो भी आप वर्ड यूज़ करें, उनके पास चॉइस बड़ी कम होती है, तो बारगेनिंग पावर जो है वो ज़्यादा आपके सेलर या प्रोड्यूसर के पास होती है। वो अपनी मर्जी से प्राइस भी कर सकता है। ठीक है,
और कस्टमर को वो चीज़ बेयर करनी पड़ती है। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन तो होता है यहाँ पे, ठीक है। कंपटीशन इन अ सेंस के कस्टमर के पास चॉइस मौजूद, इसमें कस्टमर के पास चॉइस तो मौजूद होती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होते हैं आपके, जो कस्टमर उसको अवेल कर सकता है अपनी नीड्स और वांट्स को, डिमांड को फुलफिल करने के लिए। लेकिन इसमें फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स की हम बात कर लें, रेस्टोरेंट में ये होता है कि दो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, आपके आपको भूख लगती है, आप किसी में भी जाके जो है वो अपने आप को सर्व करवा सकते हैं। लेकिन सब के सब रेस्टोरेंट एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते, उनके मेन्यूज फ़र्क होते हैं एक दूसरे से। कुछ कहीं पे आपको मतलब चाइनीज़ मेन्यू का टेल ज़्यादा होगा, कहीं पे मतलब ट्रेडिशनल फूड ज़्यादा होगा। तो कुजीन्स मुख्तलिफ होंगे, बिल्कुल सेम सेम नहीं होंगे सारे। इसका मतलब ये है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट ज़रूर है लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। फॉर एग्जांपल के बेवरेजेस की अगर आप बात कर लें तो बिग एप्पल, ठीक है, वो मतलब एक कार्बोनेटेड ड्रिंक है आपका। फॉर एग्जांपल तो अगर आपको वो उसका सेलर उसके लिमिटेड है, कोई और अगर उस जैसी प्रोडक्ट बना भी रहा है तो कोई एक आधी कंपनी होगी। अगर फिर आप ये हैं कि अगर आपको वो वाली प्रोडक्ट नहीं मिल रही है तो आप क्या करेंगे, आप किसी और फ्लेवर का कार्बोनेटेड ड्रिंक पी सकते हैं, जैसे मरिंडा आप कंज्यूम कर सकते हैं, कोई और आप प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो नहीं है लेकिन एक सब्स्टिट्यूट है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये होता है कि बहुत सारे आपके सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपको ऑफर कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो आपको ऑफर कर रहे होते हैं वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। इसकी एग्जाम्पल भी हमने बात भी कर ली, एग्जाम्पल्स के लिहाज से भी बात कर ली। अब इसका जो आपका है उल्टा, जो पहले हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात की, अब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन होता है, बहुत ज़्यादा उसमें कंपटीशन होता है, उसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं आपके, सेलर्स बहुत सारे होते हैं, और वो जो आपको ऑफर कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, वो एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। फॉर एग्जांपल सेलुलर कंपनीज की अगर हम बात करें तो अर्ली 2000s की जो एरा था जिसमें आपके ये जीएसएम कंपनीज उस टाइम लॉन्च हुई थी पाकिस्तान में। तो पर्टिकुलरली पाकिस्तान की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि बहुत सारी कंपनीज थी उस टाइम। मोबाइल एसएमएस की कॉस्ट भी ज़्यादा थी, कॉल्स की कॉस्ट भी ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई ओलिगोपली क्रिएट नहीं की, उन्होंने कोई डुओपली क्रिएट नहीं की, वरना उनका बिहेवियर मोनोपली जैसा हो जाता। जैसे हमने पहले बात की, उन्होंने एक दूसरे से compete करना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थी वो इंटरचेंजेबल थी, बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट थी और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट थी। मोर और लेस सेम सेम ही रेट थे बिल्कुल ही, और कॉल क्वालिटीज़ वगैरह भी एक जैसी थी। तो एक दूसरे से कंपटीशन करते 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 इन्होंने अपने रेट्स को कम करना शुरू कर दिया, और इवेंचुअली इसका फ़ायदा किसको होना शुरू हुआ? कस्टमर को होना शुरू। परफेक्ट कंपटीशन था ना। तो परफेक्ट कंपटीशन बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन होता है, बड़ा सख्त कंपटीशन होता है, जिसका आपको फ़ायदा है वो कस्टमर को होता है कि उसको अच्छी प्रोडक्ट और सर्विस मिल रही होती है, क्योंकि एक दूसरे से compete कर रही होती हैं फर्म्स, और अच्छी प्राइस पे भी मिलती है, क्योंकि प्राइस में भी compete कर रहे होते हैं। उनको पता होता है कि अगर हमने प्राइस अच्छी ना दी तो कस्टमर के पास ऑल्टरनेटिव है, वो दूसरी कंपनी से जाके ले लेगा। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में ये है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कंपनीज ऑफर करी होती हैं वो एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होती, और परफेक्ट कंपटीशन में वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती हैं। आई होप वी आर क्लियर। नेक्स्ट आपके जो टाइप ऑफ मार्केट और ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आसान है। लोकल मार्केट आपको पता है कौन सी होती है, जो बिल्कुल एक ख़ास टेरिटरी में ऑपरेट कर रही होती है, ठीक है। रीजनल मार्केट भी होती है वो, ठीक है, एक मोहल्ले में, शहर में, ठीक है, उसको लोकल मार्केट कहेंगे। नेशनल ये जिस जिस जो पूरे मुल्क में ऑपरेट कर रही होती है। इंटरनेशनल ये जो क्रॉस द बॉर्डर भी कर रही होती है। अच्छा, हम बात करते हैं जी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, एक कंज्यूमर मार्केट होती है, एक आपकी इंडस्ट्री मार्केट होती है। इसको अगर हम बिल्कुल एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर जानने की कोशिश करें, तो कंज्यूमर मार्केट वो होती है जहाँ से कंज्यूमर डायरेक्टली कोई चीज़ खरीद लेता है। जैसे मैं अगर एक कंज्यूमर हूँ, मैं किसी मार्केट पर जाऊँगा और वहाँ से चीज़ खरीद के ले आऊँगा, तो वो कंज्यूमर मार्केट है।
ठीक है, कंज्यूमर मार्केट के अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, जो सेलर ने प्रोड्यूसर ने रखी हुई होती हैं, वो उसने बस डायरेक्टली कस्टमर को ही सेल करनी होती है, तो वो कंज्यूमर मार्केट होती है। उसके पैरेलल अगर आप देखें इंडस्ट्री मार्केट वो होती है कि जिसमें इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस वो गुड्स और सर्विसेज को लेते तो हैं, खरीदते तो हैं, लेकिन वो कस्टमर को बेचने के लिए, डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचने के लिए नहीं ले रहे होते। वो आगे मजीद किसी और को बेच देते हैं, ठीक है, किसी और को बेचते हैं, वो आगे किसी और को बेच देता है, और अल्टीमेटली फिर वो मतलब एजेंट्स होते हैं बहुत सारे बीच में। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि फैक्ट्री में एक चीज़ परचेज हुई है, आपकी इंडस्ट्री लगी हुई है, उसमें चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, प्रोड्यूस हो रही हैं, वो उसकी प्रोडक्शन होती है तो कोई आके ख़रीद के ले जाता है होल सेल रेट पे, एजेंट ले जाता है, ठीक है, वो एजेंट ला के किसी मार्केट में बेचता है, वो आगे दूसरी मार्केट में बेचते हैं, वो दूसरी मार्केट आके किसी रीजनल मार्केट में बेचती है, वो चीज़ फिर रीजनल बाज़ारों में आ जाती है, फिर वहाँ से जाके कस्टमर ख़रीदता है। तो ये जो दरमियान में सारा सफ़र है ना, कि इसने उसको बेचा, इसने उसको बेचा, इसने उसको बेचा, ये जो एजेंट्स वाला सफ़र है, फैक्ट्री से लेकर दरमियान में जितने भी एजेंट्स थे जिन्होंने दूसरे को बेचा, और बेचते बेचते वो पहुंच गया कस्टमर मार्केट में, कंज्यूमर मार्केट में। ये जो दरमियान में जितने लोग हैं ना, वो इंडस्ट्री मार्केट है सारी, जो एक दूसरे को बेच रहे होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और सर्विसेज दैट आर सोल्ड, रेंटेड एंड सप्लाइड टू अदर्स, सप्लाई करते हैं इनको, फिर वो आगे किसी और को सप्लाई करते हैं, और इवेंचुअली वो चीज़ पहुंच जाती है आपकी कंज्यूमर मार्केट तक। ठीक है, आई होप कि आप क्लियर होंगे। इंडस्ट्री मार्केट में इन शॉर्ट ये है कि अगर आपको समराइज करके बताऊं तो कंज्यूमर मार्केट में कंज्यूमर डायरेक्टली जाके चीज़ खरीदता है और उसको कंज्यूम कर लेता है। इंडस्ट्री मार्केट में कोई शख्स या इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज़ खरीदती है तो वो उसको कंजम्पशन पर्पस के लिए लेती है, वो उसको आगे बेचने के लिए लेती है, ठीक है, कि आगे जाके किसी और को बेचते हैं, वो इसलिए करती है इंडस्ट्री मार्केट। ठीक है, आई होप वी आर क्लियर। ट्रेडिशनल डेफिनेशन भी, ये टाइप ऑफ मार्केट भी हो गया हमारा, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़े से हम और देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम और देख लेते हैं। यूटिलिटी की बात करें, यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन को बोलते हैं, सिंपल इन शॉर्ट यूटिलिटी इज अ सिनोनिम ऑफ सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन का ताल्लुक आपके होता है कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ। जब कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, जब किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, तो फिर वो देखेगा कि उसको उसकी सेटिस्फेक्शन हुई है कि नहीं हुई। अगर तो हुई है तो इसका मतलब उसको यूटिलिटी हो गई है। यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, यूटिलिटी ऑफ फूड इज टू रिमूव हंगर, द यूटिलिटी ऑफ वाटर टू रिमूव थर्स्ट, thus the utility or the inner power of product satisfies the need। कंजम्पशन का क्या मतलब होता है? कंजम्पशन की भी बात अभी हमने की कि यूटिलिटी में हम एक कंज्यूमर होता है जो कंज्यूम करता है किसी प्रोडक्ट को, ताकि पता चल सके यूटिलिटी हुई है कि नहीं हुई। वो जो कंज्यूम करता है उसको कंजम्पशन बोलते हैं। तो कंजम्पशन को हम इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं, टू टू फिनिश द यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। यूटिलाइजिंग द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लो भाई तो वो उसकी कंजम्पशन है, यूटिलाइज कर लो उसको तो वो उसकी कंजम्पशन है। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर का ताल्लुक किस चीज़ से होता है? चीज़ को खरीदने से। खरीदना किस पे होता है? प्राइस पे खरीदना होता है। जो मार्केट प्राइस होती है आपकी, जो डिटरमिन होती है, आपको हमने काफ़ी डिस्कस किया कि डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस होती हैं, इक्विलिब्रियम बनता है, इक्विलिब्रियम से फिर वो इक्विलिब्रियम प्राइस हम देखते हैं, तो वो मार्केट प्राइस होती है। उस मार्केट प्राइस को एक कंज्यूमर जो है वो पे करता है और उस चीज़ को खरीद लेता है। अगर आपका कंज्यूमर, उसके पास पैसे ज़्यादा हैं और वो उस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा भी करने को तैयार है, तो इसका मतलब है कि वो कंज्यूमर सरप्लस है। आई रिपीट कि अगर आपके कंज्यूमर के पास पैसे ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा प्राइस पे भी, मार्केट प्राइस से ज़्यादा भी पे करने को तैयार है किसी प्रोडक्ट को के लिए, तो वो कंज्यूमर सरप्लस है। प्रोड्यूसर सरप्लस ये है कि जो नॉर्मल हमारे प्रॉफिट्स नहीं होते कस्टमर के, प्रोड्यूसर के, सॉरी, प्रोड्यूसर के जो प्रॉफिट्स होते हैं आपको, वो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं आपकी। एक आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट, वो कॉस्ट जिस पे वो चीज़ बनी हुई होती है। जब आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं उस पर कॉस्ट लगती है ना, कोई रॉ मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, ओवरहेड लगते हैं उस पर, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है, बहुत सारी कॉस्ट उस पर लगती हैं।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, वो बड़ा एक है पूरा टॉपिक है। तो वो जो आपकी कॉस्ट लगती है इकोनॉमिक कॉस्ट वो, और आपके पास जो जो आपने उसकी प्राइस सेट की है, मार्केट प्राइस जो आपने सेट की, प्राइस जाहिर है आप सेट करते हैं तो वो कॉस्ट के साथ कुछ प्रॉफिट को ऐड करके प्राइस सेट करते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो आपकी प्राइस का और आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट का जो फासला है आपस में, अगर आपकी मार्केट प्राइस आपकी कॉस्ट से ज़्यादा है तो इसका मतलब है प्रोड्यूसर के पास सरप्लस है। दैट मीन्स कि प्रोड्यूसर के पास मार्जिन है प्रॉफिट का, तो वो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। तो सरप्लस को इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वो मार्जिन होता है प्रॉफिट का। ठीक है। तो अभी हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देख भी लेते हैं और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। वो ये है कंज्यूमर सरप्लस में, देखें विलिंगनेस टू पे फॉर द प्रोडक्ट लेस एक्चुअल मार्केट प्राइस। जित अगर विलिंगनेस टू पे फॉर द प्रोडक्ट ज़्यादा है मार्केट प्राइस से, तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। प्रोड्यूसर सरप्लस में है कि एक्चुअल मार्केट प्राइस जो आपकी है वो आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट से कितनी ज़्यादा है, तो वो हम उसको माइनस करके पता लगाते हैं। टोटल सरप्लस में अगर आप देखें तो विलिंगनेस टू पे प्राइस लेस एक्चुअल मार्केट प्राइस, हमने दोनों को बस ऐड कर दिया, जो दोनों चीज़ें हमने की है ना ऊपर, उसको हमने दोनों को ऐड कर दी टोटल सरप्लस में। एक्चुअल विलिंगनेस टू पे प्राइस लेस एक्चुअल मार्केट प्राइस प्लस एक्चुअल मार्केट प्राइस लेस इकोनॉमिक कॉस्ट। तो अब ये मार्केट प्राइस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला भी बन जाएगा टोटल सरप्लस का कि विलिंगनेस टू पे प्राइस लेस इकोनॉमिक कॉस्ट, वो आपकी जो है वो बन जाएगी टोटल सरप्लस। टोटल सरप्लस का फार्मूला बन जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दी हुई है यहाँ पे कि टोटल आपका जो सरप्लस है वो आ, उसको हमने इस तरह यहाँ पे शेडेड पार्ट में इस तरह से सम अप किया हुआ ताकि आपको पता चल जाए। कंज्यूमर सरप्लस में आप देखिएगा ना कि इसमें जो अपर वाली ट्रायंगल है वो है, वो क्यों है, उसकी लॉजिक ये है कि मार्केट प्राइस आप देखिएगा ना, मार्केट प्राइस यहाँ पे, ये देखिए ये मार्केट प्राइस यहाँ पे है, इस वाले जो आपकी लाइन है इसके साथ अलाइन करता है। तो मार्केट प्राइस से ज़्यादा ऊपर का जो पोर्शन है वो ये चीज़ बता रहा है हमें कि कस्टमर आपका विलिंग ज़्यादा प्राइस पे करने को भी है। इसीलिए देखें मार्केट प्राइस से ऊपर है सर, कि कस्टमर आपका ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए भी विलिंग है मार्केट प्राइस से, इसलिए कंज्यूमर सरप्लस है। और प्रोड्यूसर सरप्लस का मतलब ये है कि देखें ये जो नीचे वाली हिस्सा है ना, ये बिल्कुल ये है जी आपकी कॉस्ट, कॉस्ट से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है वो मार्केट प्राइस का। ठीक है। तो यानी प्रोड्यूसर के पास मार्जिन है कि वो अ, उसके पास कॉस्ट मार्केट प्राइस जो है कॉस्ट से ज़्यादा है। अच्छा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके बारे में भी बात कर लें कि ये आपका बड़ा कॉमनली पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स में, बेसिक इकोनॉमिक्स में। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि इन शॉर्ट मैं आपको सम अप करके बता दूं कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, उसकी कंजम्पशन करते हैं, तो शुरू में आपको उसकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन बट एज फार एज यू कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, द सक्सेसिव यूनिट्स एवरी सक्सेसिव यूनिट गिव्स यूटिलिटी विद अ डिमिनिशिंग रेट। इसका मतलब ये है कि मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि एक आपको शदीद प्यास लगी है, तो आपने पानी पीना है। आप पहला गिलास जब कंज्यूम करेंगे, यहाँ पे मैं इसको टेबल से बता देता हूँ। ठीक है। ये आप इस शेड्यूल को देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। आपको शदीद प्यास लगी, आपने पहला गिलास पानी का पिया, तो उसमें आपको जो यूटिलिटी है ये हमने एक खुद से ही मतलब सपोजिटली यूनिट्स असाइन किए हुए होते हैं। ये यूनिट्स कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि कितनी सेटिस्फेक्शन हमें हुई है। पहला क्लास हमने शदीद प्यास हमें लगी थी, हमने पिया, तो वो उसकी सेटिस्फेक्शन में 10 यूनिट्स हुई। सेकंड क्लास जब हमने पिया तो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होगी, 8 हो जाएगी। थर्ड क्लास पे थोड़ी सी और कम होगी, फोर्थ में और कम हो जाएगी, फिफ्थ में तो बहुत कम हो जाएगी। और उसके बाद आपकी डिज़ायर ख़त्म हो गई है, बस आपकी प्यास ख़त्म हो गई, आप मज़ीद नहीं पी सकते। इसलिए जब आपने 6 क्लास पिया तो आपकी कोई यूटिलिटी नहीं हुई, उसमें ज़ीरो हो गई। और सेवन्थ में तो आपको फटीक बन जाएगी, उल्टा यूटिलिटी नहीं रहेगी, उल्टा फटीक बन जाएगी, आपको बुरा लगने लग जाएगा, वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, तो वो माइनस में चली जाएगी यूटिलिटी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है इसका, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का, कि जब आप जो है वो किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो
शुरू में उसकी उस सेटिस्फेक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और ग्रेजुअली वो डिमिनिश करता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। प्राइस और वैल्यू के बारे में हम बात कर लेते हैं कि प्राइस होती है आपकी कि जो हम पे करते हैं इन कंसिडरेशन ऑफ गेटिंग गुड्स और सर्विसेज परचेज्ड। तो उसकी जो कंसिडरेशन हम पे करते हैं, एन अमाउंट वी पे टू गेट समथिंग, वो होती है प्राइस। और वैल्यू क्या होती है? वैल्यू एक परसीव्ड वैल्यू, परसीव्ड आपकी सेटिस्फेक्शन होती है किसी प्रोडक्ट और सर्विस की। फॉर एग्जांपल के हमने जो है वो किसी प्रोडक्ट पे 1,000 रुपया खर्च किया, तो हम उसको देखते हैं कि जब हमने उसको परचेज कर लिया किसी प्रोडक्ट को 1,000 रुपये का, तो हम देखते हैं कि हमें फील करते हैं कि क्या हमें 1,000 रुपया जो हमने इस पे स्पेंड किया वो वर्थ स्पेंड था, वो हमें 1,000 रुपये की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। कई दफ़ा हम सुनते हैं ना एक दूसरे से कि यार 1,000 रुपया हमने पैसे ज़ाया ही कर दिए इस पे। वो क्या होता है, वो इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि हमें फील होता है कि हमें पैसा खर्च करने के बाद वैल्यू नहीं मिली उसकी, द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन वी गेट फ्रॉम अ प्रोडक्ट। जो परसीव्ड वैल्यू है ना, परसीव्ड सेटिस्फेक्शन है जो, वो हम उसको कैलकुलेट करते हैं अपने अमाउंट ऑफ स्पेंड के साथ कि कितना पैसा हमने स्पेंड किया। कभी आपने सुना होगा कि आजकल बड़ी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, खासतौर पे सेलुलर इंडस्ट्री में, फ़ोन इंडस्ट्री में बड़ी यूज़ होती है वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट की। वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि हमने एक चीज़ खरीद ली है 1,000 रुपये की। तो जब हमने उसको यूज़ करना शुरू किया है, तो हमें उसकी सेटिस्फेक्शन, उसके फीचर्स जो हैं उस प्रोडक्ट के, तो वो हमें 1,000 रुपये की प्रोडक्ट से ज़्यादा मिल रहे हैं। 1,500, 2,000 के प्रोडक्ट्स में भी वही फीचर होते हैं। जैसे ये चाइनीज़ फ़ोन्स आप देखते हैं, तो वो आपको लो प्राइस पे दे रहे होते हैं, और आपकी जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, सैमसंग, आईफोन, उनकी कोशिश ये होती है कि सारे फीचर्स तकरीबन तकरीबन हम कवर कर लें अपनी प्रोडक्ट्स में और प्राइस कम ऑफ़र करें। तो वो जो क्लेम करते हैं वो वैल्यू ऑफ मनी प्रोडक्ट की क्लेम कर रहे होते हैं कि हम वैल्यू दे रहे हैं ज़्यादा, वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू ये होती है कि इन शॉर्ट दोबारा कि परसीव्ड सेटिस्फेक्शन ऑफ अ कस्टमर relating to the actual amount of price he has given in consideration of that product। ठीक है, चलें ये भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद जी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इनिशियल लेवल पे जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं, स्टूडेंट्स, उनको काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन अ मोस्ट सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में देखिए आप, इसमें जो वर्ड डोमेस्टिक है उस पर आपने एम्फोसाइज करना है। डोमेस्टिक का मतलब होता है जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर। ठीक है, तो उसी में ही आपको आंसर मिल जाएगा। प्रोडक्ट से आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। जब आप कोई टर्मिनोलॉजी देखें तो उसको ब्रेक डाउन कर लिया करें, और उसके मतलब को जब आप इकट्ठा करेंगे तो काफ़ी सेंस बन जाती है। क्रॉस का मतलब है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब है विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री, और प्रोडक्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपके पूरे साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं एक जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ ईयर एंड जोग्राफिकल बाउंड्री। जीडीपी क्या एक फार्मूला भी है, ठीक है, जिसको हम जनरली यूज़ करते हैं। वो क्या है? फार्मूला ये है कि प्राइवेट कंजम्पशन, वही जो हम सब मिलके कंजम्पशन करते हैं, एग्रीगेट जितने कंज्यूमर होंगे मिलके कंजम्पशन, क्योंकि प्राइवेट कंजम्पशन होगी, प्लस क्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जब हमें कोई इनकम होती है तो हम क्या करते हैं, उसके दो पोर्शन बनते हैं ना, एक तो हम कंज्यूम कर लेते हैं और एक को हम सेव कर लेते हैं। कंज्यूम वाला प्राइवेट कंजम्पशन में चला जाएगा, और जो हम सेव करते हैं वो चला जाएगा जी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। जो गवर्नमेंट भी हमारे लिए इन्वेस्टमेंट करती है, वो टैक्सेस की फॉर्म में होता है, और आपको पता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग की फॉर्म में होता है। वो हम किसी और लेक्चर में उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये चीज़ें जो है जब हम मिला देते हैं, इसको हम C+I+G से भी डिनोट करते होते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन को हम C से डिनोट करते होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आई से, और जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसको हम जी से भी डिनोट करते होते हैं। C+I+G=GDP। इसमें सिर्फ डोमेस्टिक की बात हो रही है आपकी। लेकिन अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर हम इसके अंदर जस्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड का जब हम इफेक्ट डाल देते हैं ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड आप समझते हैं क्या होती है? ट्रेड में दो चीज़ें होती है ना आपकी, एक एक्सपोर्ट होती है, एक आपकी इंपोर्ट होती है।
तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जब हम इफेक्ट डालते हैं ना, कि एक्सपोर्ट से क्या होता है, एक्सपोर्ट से पैसे आते हैं हमारे पास, हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर जाती हैं बाहर। तो हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन होती है, हमारे पास प्रॉफिट्स आते हैं, मुल्क में पैसा आता है, ठीक है, फॉरेन करेंसी आती है। और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आप बाहर से चीज़ें खरीद रहे होते हैं तो पैसा बाहर जा रहा होता है और चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स लेस इम्पोर्ट्स, तो ये होता है आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसका इम्पैक्ट जब आप अपने जीडीपी के फॉर्मूले में ऐड कर देते हैं, तो सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन कर किया मैंने कि उससे आपका जीएनपी बन जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इसमें कोई भी फर्क नहीं है सिवाय इन दोनों चीज़ों के। जीडीपी में ये है कि आपका सी प्लस आई प्लस जी होता है, और जीएनपी में आपका सी प्लस आई प्लस जी प्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो इम्पैक्ट है वो होता है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम बात कर लें, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के अंदर चार होते हैं आपके। चार चीज़ें जब आप मिलाते हैं तो आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। सबसे पहला जी आपका लैंड, फिक्स्ड फैक्टर होता है, बिल्कुल लैंड को आप मूव नहीं कर सकते, फिक्स फैक्टर होता है। और उसका उसका जो रिवॉर्ड है, पहले हम इसको हर हर एक फैक्टर के साथ उसका रिवॉर्ड भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। लैंड पे आपको उसका रिवॉर्ड क्या होता है, फर्ज करें आपने किसी को लैंड दे दी है कि जी कर लो प्रोडक्शन इसके ऊपर, तो आपको वो क्या देगा। जाहिर है, मतलब हर चीज़ गिव एंड टेक पे होती है ना, कमर्शियल है ये। तो लैंड का होगा रेंट, आपको रेंट मिलेगा। लेबर को क्या मिलती है, वेज और सैलरी मिलती है। कैपिटल, वो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसको इंटरेस्ट में, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता होता है। ऑर्गेनाइजर को या ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता होता है, तंजीम उसको प्रॉफिट मिलता होता है। इसमें एक चीज़ और है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कि एक क्रिएटिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा होता है। क्रिएटिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर आपसे कोई ये पूछे तो आप बता सकते हैं कि कैपिटल होता है वो, ठीक है। और मूवेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा होता है, तो वो लेबर होता है, लेबर आपकी होती है, ठीक है। फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो मूव नहीं कर सकता, इमूवेबल, वो लैंड है आपकी। ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट, मतलब आप किस तरह मूव कर भी सकते हैं लेकिन लैंड बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इन सब के रिवॉर्ड्स भी हमने डिस्कस कर लिए। नेशनल इनकम की हम बात कर लें, ठीक है। नेशनल इनकम जो है वो सम ऑफ ऑल इनकम्स होती है आपकी, जितने भी मुल्क में आपके लोग कमाने वाले हैं। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता होता हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर आप अपने घर की एग्जांपल लें, तो आपके घर में 5 लोग हैं, 5 में से 2 हैं जो कमाने वाले हैं। तो उन दोनों की इनकम को आप जब सम अप कर लेंगे तो वो आपके नेशनल इनकम बन जाएगी। मैंने घर की एग्जांपल आपकी दी कि घर को अगर आप एक मुल्क कंसिडर कर लें, तो फॉर एग्जांपल हमारे मुल्क के अंदर, चलो आप पूरे मुल्क की पॉपुलेशन की बात करें, तो पूरे मुल्क की पॉपुलेशन अगर आपकी 23 करोड़ भी है, तो उसमें अगर आपकी जो कमाने वाले लोग हैं वो हैं 10 करोड़ या 15 करोड़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल 15 करोड़ लोगों की जो इनकम है उसको हम आप सम अप कर लेंगे तो हमारी नेशनल इनकम बन जाए। ठीक है, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि जो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस पढ़े थे ना पिछली स्लाइड में, ये वाली जो हमने स्लाइड में पढ़े थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, इसमें जो इनके रिवॉर्ड्स हैं इनको हम सम अप कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखें, फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, रेंट्स, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इनको जब हम सम अप कर लेते हैं तो हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाती है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो पर कैपिटा इनकम की हम बात कर लें, पर कैपिटा इनकम भी बहुत आसान है। अभी हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखी कि जितने भी लोग हमारे इस मुल्क में कमा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि 23 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, 23 करोड़ की पॉपुलेशन है, 15 करोड़ हमारे कमा रहे हैं। 15 करोड़ जो हमारे कमा रहे हैं उनकी सब की इनकम को हमने सम अप किया, जो हमारे पास वैल्यू आई उसको हमने डिवाइड कर दिया टोटल पॉपुलेशन के साथ। टोटल पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग डिपेंडेंट्स भी होते हैं जो आपकी इनकम जनरेशन नहीं कर रहे होते। जैसे मैंने एग्जांपल दी ना, 23 करोड़ की आबादी है, उसमें से 15 करोड़ लोग अगर कमा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 8 उसमें से ऐसे हैं जो डिपेंडेंट्स हैं। ठीक है, तो 15 करोड़ लोगों की जो इनकम है उसको आपने सम अप किया, तो आपकी वो नेशनल इनकम बन गई। उसको हमने डिवाइड किया जनाब टोटल पॉपुलेशन से जो कि 23 करोड़ की थी, तो आपकी आ जाएगी पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम आपकी ऐसे कैलकुलेट हो। ओके, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू कन्वे इन द सिंपलेस्ट मोस्ट एज पॉसिबल। तो आप लोग, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा इस लेक्चर के बारे में। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी लगती है इसमें, स्लाइड्स वगैरह में। तो प्लीज़
आप इस चैनल का खुद भी ख्याल रखिएगा और मेरी आने वाली वीडियोस पे सपोर्ट को शो करते करते जाइएगा ताकि ये मेरे लिए इंकरेजमेंट और ज़्यादा हो सके कि मैं मज़ीद कंटेंट प्रोड्यूस कर सकूं। So till the next time, it's Allah Hafiz. Goodbye from me. Signing off. We'll catch you in the next one.